नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय वर्मा, कंसल्टेंट ईएनटी इन आर्टेमिस हॉस्पिटल। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों में आने वाले खर्राटों के बारे में। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इनके कारण के बारे में, इनके दुष्परिणामों के बारे में और उनके साथ होने वाले ट्रीटमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि खर्राटे जो होते हैं बच्चों में अलग कारण से आते हैं और बड़ों में अलग कारण से आते हैं। आज हम सिर्फ और सिर्फ बच्चों के अंदर खर्राटे आने के कारण के बारे में बात करेंगे। अब जो खर्राटे आते हैं इनके कई कारण होते हैं। नाक का बंद होना, बच्चों में बार बार जुकाम होना बड़ी आम बात है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल में जाते वक्त किसी ना किसी को जुकाम होता है, जिससे हमें भी हो सकता है जुकाम। तो इस तरह से जुकाम आने से 3-4 दिन के लिए बच्चे की नाक बंद हुई, उससे खर्राटे आए, 3-4 दिन बाद ठीक हो गए, हमें इनसे ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। परंतु अगर ये खर्राटे रोज़ आते हैं, बार बार आते हैं, बच्चा मुंह खोल के सो रहा है, ठीक से सो नहीं पा रहा है, बार बार करवटें बदल रहा है या बैठ जाता है या मुंह में अंगूठा रखता है, तो ये सब कारण ध्यान देने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके दुष्परिणाम बहुत लंबे समय तक रह सकते हैं। जो मेन वजह रहती हैं बच्चों के अंदर, बच्चों के नाक के पीछे एक छोटा सा ग्लैंड होता है जिसको हम लोग कहते हैं एडिनॉइड्स, और गले में होते हैं टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स तो आप सब लोग सुनते ही होंगे, बट जो नाक के पीछे एडिनॉइड्स होता है इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। ये यूजुअली 2-3 साल से आना शुरू होते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, 5-6-7 साल तक उम्र की बढ़ते हैं और 8 साल के बाद धीरे धीरे रिग्रेस होना शुरू होते हैं, मतलब कि कम होना शुरू हो जाते हैं। पर ये जो अपना प्रभाव छोड़ते हैं 8 साल तक, वो कभी कभी परमानेंट रह जाते हैं और कुछ बच्चों में 8 साल के बाद में भी वो रिग्रेस नहीं हो पाते या कम नहीं हो पाते हैं। तो हम कैसे उसके बारे में पता लगाएं? तो आप सबसे पहले पता लगाने से पहले ये तो पता लगाएं कि इसके बारे में दुष्परिणाम क्या होते हैं हमारे। तो अगर आपका बच्चा बहुत लंबे समय तक मुंह से सांस लेगा तो उसका फेस का डिफॉर्मिटी हो सकता है, चेहरे में बदलाव आएगा, क्योंकि वो नाक का पार्ट, तालू का पार्ट यूज़ ही नहीं कर रहा है। तो दांत के बाहर खो जाना, चेहरे की डेवलपमेंट का पूरा नहीं हो पाना, क्योंकि नाक से सांस ही नहीं ले रहा है, तो ये फेस का जो पार्ट है वो डेवलप ही नहीं हो पाता है। ये दिक्कतों का आना। अगर वो बार बार ठीक से सो नहीं पा रहा है तो उसका मतलब है कि शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा रात को कम जाती है। अगर मात्रा कम जाएगी तो वो ठीक से सो नहीं पाएगा, स्कूल में कैसे अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि उसका ब्रेन थका थका है, उससे नींद आती रहेगी, तो वो तो एक अच्छी बात नहीं है। बच्चों को अच्छी ऑक्सीजन चाहिए ताकि अच्छी ग्रोथ हो सके, तो बच्चों की ग्रोथ पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। बच्चे ठीक से खाना नहीं पाते क्योंकि वो पहले ही थके हुए हैं, अपनी सांस को स्ट्रगल करते रहते हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों को हम छोड़ देते हैं। अब मैं देखता हूँ बच्चे आते हैं 12-13 साल की उम्र में, दांत बाहर हो चुके हैं, ब्रेसेस लगवाने हैं, ये सारे काम करने, पर इनका अगर हम शुरुआत में कारण से पता लगाएं तो इन चीज़ों को हम कम कर सकते हैं, क्योंकि एडिनॉइड्स बहुत बड़ा कारण है। और एडिनॉइड्स जब हम देखते हैं तभी हम साथ साथ देखते हैं कि टॉन्सिल्स का साइज़ कितना बड़ा है, क्योंकि वो भी फिर दूसरे कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर रहते हैं जिसको देखना होता है हमारे लिए। कुछ बच्चों में जिनमें एलर्जी की समस्याएं रहती हैं, बार बार एलर्जी होना, छींके आना, उनके अंदर भी हमने देखा है कि खर्राटों की समस्याएं रहती हैं। तो ये तो हमारी बातें हुई कि उसके कारण और दुष्परिणाम के बारे में। अब आते हैं कि हम इसको कैसे पता लगाएं। तो सबसे पहले हमें, अगर आपको लगता है आपके बच्चों को समस्याएं हैं, उसको तकलीफ आती है, तो आपको समय व्यर्थ नहीं करना है, तुरंत अपने पास वाले ईएनटी डॉक्टर को ही दिखाएं। ईएनटी डॉक्टर बड़े आराम से उनको देख सकते हैं, वो पता लगा सकते हैं कोई नाक की हड्डी का टेढ़ापन तो नहीं है, नाक के जो साइड के मांस तो नहीं फूले हुए हैं, टॉन्सिल्स का तो नहीं बढ़ा हुआ है। वो हो सकता है आप एक दूरबीन से जांच करके देखें एडिनॉइड्स के लिए, या फिर कुछ एक्सरे करवा के देखें, जिससे पता लगे कि ये एडिनॉइड्स हैं कि नहीं है, साइज़ कितना बड़ा है, क्या हमें इनको दवाइयों के सहारे ही हो सकता है या फिर हमें सर्जरी का विकल्प भी लेना पड़ेगा। आमतौर पर जो इसका इलाज होता है दवाई और सर्जरी दोनों के द्वारा किया जाता है। दवाइयों में हम कुछ स्प्रेस का यूज़ करते हैं। अक्सर लोग बोलते हैं अरे डॉक्टर साहब वो तो स्टेरॉइड्स है, हमको बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसा नहीं सोचेगा, ये स्टेरॉइड्स बहुत कम मात्रा में होते हैं, सिर्फ नाक में ही यूज़ किए जाते हैं, इसलिए इनके नुकसान बिल्कुल नाक के जैसे ही होते हैं और बहुत सेफ होते हैं। अगर हमारे को इन्हीं से फ़ायदा हो तो फिर हम सर्जरी के लिए नहीं जाने देते बच्चों को, और अगर हम अच्छे से यूज़ करें तो काफ़ी बच्चों को हम सर्जरी से हटा भी लेते हैं, सर्जरी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और बहुत लंबे समय तक अगर आपका नाक बंद रहेगा तो उसका प्रभाव कान पे भी जाता है। बच्चों के कान के पर्दे के पीछे बलगम का इकट्ठा हो जाना होता है, उसकी वजह से उनकी सुनाई कम हो जाती है। अब आपको लगता है कि बच्चा ठीक से पढ़ ही नहीं रहा, पर अक्सर बात क्या होती है, बच्चा ठीक से सुन ही नहीं रहा। बच्चे ठीक से शब्द नहीं पकड़ पाते, जैसे कि शब्द नाना, पापा, लाला, इन शब्दों के अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते और बड़ा नुकसान होता है उस तरीके से। तो इन चीज़ों को समझ के अगर हम जाते हैं, मान लीजिए कि आपके बच्चे को एक्सरे का बड़ा बनाता है, तो या तो हम स्प्रे शुरू करते हैं, अगर स्प्रे से फ़र्क नहीं आ रहा है तो हाँ, हमें ऑपरेशन के लिए जाना पड़ता है। और ऑपरेशन भी बिल्कुल सेफ़ होते हैं, इनमें कोई चीर फाड़ नहीं होती, कोई कट नहीं लगता बाहर से, अंदर से ही किया जाता है।
एडिनोइड्स के मल्टीपल तरीके हैं करने के लिए। दूरबीन से देखते हुए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके साथ स्पेशल किया जाता है, जैसे माइक्रोरिबैडर है, कोबलेटर है, कुछ लोग क्यूरेटाज भी यूज़ करते हैं। और अच्छे हाथों में कोई भी प्रोसीजर हो वो सक्सेसफुल ही रहता है। ऐसा मत सोचिएगा छोटी मोटी दिक्कतें कि भाई मेरे बच्चों को दोबारा दिक्कतें आ गई थी, ये भी सुनने मिलता है। यूजुअली ऐसे बहुत कम चांसेस होते हैं, बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं। उनमें कभी कभी कुछ और कंपोनेंट भी होते हैं जैसे एलर्जी का कंपोनेंट, जिसको बाद में टैकल किया जा सकता है। पर नाक की रुकावट में एडिनोइड और टॉन्सिल्स की ट्रीटमेंट का बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है और हमें इसका ध्यान देना चाहिए। अगर आपके कोई भी सवाल हो, कोई भी जवाब हो, आप हमसे जुड़िए, हमसे मिलिए, हम आपके सवालों का और बेहतर तरीके से आंसर करेंगे। धन्यवाद।